vinegar, aspirin, lemon juice, cola, beans, apple, tomato, and toilet bowl cleaner contains acid. Substances such as drain cleaner, antacid tablets, baking powder, washing soda, etc. contain bases. You eat and drink certain acids and bases, and your bodies produce them. From indigestion to acid rain, the word acid occurs frequently in the news and advertisements. आगे कंटिन्यू करें? मैम आगे अच्छा, हाँ आगे कंटिन्यू करें. What is an acid rain? This chapter will enable you to understand which substances are called acids and which are called bases, how they are classified, what happens when an acid reacts with a base, why do we use lemon juice on fish. In this chapter, you will learn some of the chemistry of acids and bases. This will help you to gain a better understanding of these important classes of compounds. What do we mean by pH of a solution such as that of an acid rain? Acids are widely used in the manufacturing of fertilizers and food in industry. ओके, यहाँ पर आपको जनरली जो है ना एक बिल्कुल स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी चीज के हवाले से कि जब आपको उस चीज के बारे में ना आपने फोकस नहीं किया हो. सपोज आपने बहुत दफा एसिड रेन के बारे में सुना होगा, आपको कहा जाता होगा कि दैट बारिशें तो हो रही हैं लेकिन बच्चों को मना किया जाता है, या मतलब किसी को भी मना किया जाता है कि दैट आप इन बारिशों में ना नहाएं बिकॉज दीज आर एसिड रेन्स. ठीक है, तो हम लोग बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स वगैरह सुनते हैं बट हम उनको ओवरलुक कर जाते हैं, हम कभी उन पे ध्यान नहीं देते. तो इन्होंने Yes, ना ma'am. अपने चैप्टर का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए इन्होंने आपको स्टार्टिंग में जो है वो आपको फोकस करवाया है कि दैट आप थोड़ा सा फोकस करो अपने इर्द गिर्द के कुछ केमिकल्स के ऊपर. जैसे ये कि आपको अक्सर ये कहा जाता है कि दैट अगर जो है ये हो रहा है, फिश से स्मेल आ रही है तो इसके ऊपर विनेगर, इसको पानी में डाल के ना विनेगर डाल दो, थोड़ी देर बाद इसकी स्मेल खत्म हो Yes, जाएगी. ma'am. इसी तरह आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि प्याज जो है वो उसके ऊपर नमक छिड़क दो तो उसका जो वो एक जो टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट है, वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, उसमें से मिर्चें लगना बंद हो जाएंगी. Yes, ma'am. तो ये ना इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको अपने एक चैप्टर अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ, दैट आर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. हम वन बाय वन देखेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं. ठीक है, लेकिन इन जनरल Yes, टर्म्स ये ma'am. बेसिकली क्या है, ये केमिकल्स हैं. ठीक है, जिनके कुछ सर्टेन Okay. कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हम उन्हें एसिड्स कह देंगे, जिनके कुछ और दूसरे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हम उन्हें बेसिस कह देंगे. ठीक है, Yes, ma'am. तो सबसे पहले चूंकि इन्होंने एसिड रेन का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया है तो आप एसिड रेन वाले इस पैराग्राफ को स्टडी करेंगे. अच्छा, एक और चीज ये कि आपने ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं इनको ओवरलुक नहीं करना विद इन योर चैप्टर. आपने इनको बहुत अच्छे तरीके Okay. से पढ़ना है, समझना है. एंड और एक और चीज Yes, कि ma'am. अगर इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं तो आपने वो क्वेश्चंस जरूर बनाने हैं. क्वेश्चंस बनाने का मैं बार बार आप लोगों को इस वजह से कहती हूँ कि जो क्वेश्चंस आप खुद से बनाते हो ना, वो आप अपना माइंड Yes, ma'am. ओपन करके बनाते हो. ठीक है, या तो ऐसे हो सकता है ना आप सिर्फ Okay. टॉपिक पढ़े और आप गुजरते चले जा रहे हो कि भाई हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये चीज हमें समझ जाती है. लेकिन क्वेश्चन जब आप खुद से बना रहे हो इसका मतलब आप जो है वो एग्जामिनर की अप्रोच से थिंक कर रहे हो, और आप जो है वो इस अप्रोच से थिंक कर रहे हो कि अच्छा अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर ये होगा. यूं आपका माइंड ओपन होता Yes. चला जाएगा. तो इस वजह से मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि दैट जो भी टॉपिक पढ़ो एक दफा उसको रीड आउट करो. ठीक है, Yes. डाइजेस्ट इट. कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन करो, उसको सर्च करो. ठीक है, कि इस ये वर्ड क्या है असल में. ठीक है, फिर जब उस वर्ड Yes. को समझ लो दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ो. नाउ आपको वो टॉपिक ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा. नाउ मेक क्वेश्चंस फ्रॉम इट एंड देन जब आप उसके क्वेश्चंस बना लो, आप आंसर लिख लो कि अच्छा इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक बन सकता है. अच्छा, मैं इस आंसर में जो है वो अगर ये चीज भी ऐड कर लूँ चाहे वो दूसरे चैप्टर में क्यों नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, Yes. मुझे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे. तो यूं आपने ये स्ट्रेटेजी यूज करके जो है ना अपने टॉपिक्स पढ़ने. क्लियर? Okay, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस की तरफ. तो चलें इसको रीड आउट करते हैं. Acid rain can damage trees, kill huge areas of forest. It washes out aluminium ions from the soil. The aluminium ions run into rivers, lakes, and ponds. Aluminium is very toxic to fish and other aquatic life. They cannot survive in it and may be killed. Acid rain can also damage buildings and statues. The acid rain reacts with carbonates in limestone. Limestone dissolves and the statue gradually crumbles away. Thus, acid rain is an important environmental issue. देखो, अब यहाँ पे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? What is acid rain? आपको उन्होंने बताया कि एसिड रेन में क्या क्या मौजूद है?
Like how it damage areas and trees. एग्जैक्टली यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि हाउ एसिड रेन डैमेजेस द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, या फिर यू कैन मैम से एक बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज। how acid rain डैमेजेस एक्वेटिक लाइफ damage. Yes ma'am. एंड बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज। अच्छा, अब देखो सिंपली क्या है कि एसिड रेन क्या कर देता है कि वो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर रहा है, वो ट्रीज वगैरह को, फॉरेस्ट वगैरह को डैमेज करता है। ना सिर्फ ट्रीज और फॉरेस्ट वगैरह को डैमेज करता है, बल्कि क्या करता है, ये कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। Yes ma'am. कार्बोनेट्स वो होते हैं जिन केमिकल्स के साथ HCO3 लगा होता है, Yes ma'am. HCO3, या ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, Okay ma'am. CO4 लगा होता है, ठीक है। इनके साथ HCO3 और CO4 लगाओ तो वो कार्बोनेट्स होते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई डिफरेंट केमिकल लगा होगा, जैसे NaHCO3 हो सकता है सपोज, Yes ठीक ma'am. है। तो ये क्या बन गया, ये जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा ना उसे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। दिस वुड बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Yes ma'am. और यहाँ पे देखो Na2, सॉरी, इट शुड नॉट बी And CO4, इट शुड बी CO3, Na2CO3। तो ये जो CO3 है अगेन, ये कार्बोनेट को इंडिकेट करता है, yes, ठीक है। तो आप देख रहे हो सिर्फ कार्बोनेट्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो दो केमिकल से होगी, एक CO3 से, कार्बन और और ऑक्सीजन। हाँ, और HCO3 से। नहीं नहीं, देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो जो है वो किसी और टर्मिनोलॉजी में भी लिखे जा सकते हैं ना, जैसे CO2 हो गया, ठीक है, Yes बट ma'am. दीज आर नॉट कार्बोनेट्स। क्लियर? Yes ma'am. जब किसी कंपाउंड के साथ CO3 लगा होगा, मतलब ये वाली कंपोजिशन लगी होगी CO3 वाली, तो ये कहलाएगा कार्बोनेट। और अगर HCO3 लगा होगा तो ये होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। Okay ma'am. क्लियर? Yes ma'am. अच्छा, अब क्या होता है कि दैट जो एसिड रेन के अंदर जो एसिड होता है वो रिएक्ट करता है इन कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है, Yes ma'am. और क्या कर देते हैं, उनको डिसॉल्व कर देते हैं, मतलब उनके साथ रिएक्ट करके ना कुछ और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने शुरू कर देते हैं कि हम आगे देखेंगे। ओके, और फिर क्या होता है कि दैट वो जो स्टैचू वगैरह होता है, वो जो चीजें होती हैं वो ग्रेजुअली क्रम्बल अवे, यानी टूट टूट के आहिस्ता आहिस्ता वो स्टैचू जो होता है वो गिर जाता है, या वो मार्बल वाली या वो लाइमस्टोन वाली बिल्डिंग जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता टूट के जो होती है गिर जाती है। इसी तरह क्या होता है कि Yes. दैट जो एसिड रेन है वो एल्यूमिनियम आयंस के साथ रिएक्ट करती है फ्रॉम द सॉइल, जब ये मिट्टी के ऊपर गिरेगी, ठीक है, और उस उन वो एल्यूमिनियम आयंस ये अपने साथ लेके ना बहता बहता, चूंकि पानी देखो हमेशा अपना रास्ता समुद्र तक बनाता है, ठीक है, Yes तो ये ma'am. क्या करता है, अपना पानी जो है वो लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स वगैरह तक ले जाता है, ठीक है, एसिड रेन में एल्यूमिनियम अपने साथ, ठीक है। और क्या होता है कि दैट जो एल्यूमिनियम है, जब वो पानी जाती होती है, फिशेस और बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पीते हैं ना, ठीक है, Yes ma'am. या वो वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो भी वही वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो क्या होता है Yes कि ma'am. दैट जब वो एल्यूमिनियम कॉन्स्टेंटली उनके अंदर जाता रहता है, देखिए एल्यूमिनियम की थोड़ी अमाउंट इज नॉट डेंजरस, किसी भी चीज की बहुत Yes. बहुत नेग्लेजिबल अमाउंट इज नॉट डेंजरस, लेकिन जब वो एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर जाती है तो क्या होता है कि दैट वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए डेंजरस हो जाती है। देखो, Yes ma'am. हदीस में है कि आप मीठा खाओ, ठीक है, उससे दिमाग तेज होता है, लेकिन अगर आप Yes वही ma'am. मीठा बहुत एक्सेसिवली खाना शुरू कर दोगे तो क्या होगा कि दैट आपको जो है वो डिफरेंट टाइप की डिजीजेस हो सकती हैं। Yes ma'am. क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या होगा कि Yes. जब वो एल्यूमिनियम का इंटेक बहुत एक्सेसिव होता चला जाएगा तो क्या होगा कि दैट वो उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ का रीजन बन जाएगा। तो यूं देखो, एसिड रेन यहाँ पर क्या कर रहा है, डायरेक्टली एसिड रेन जब लाइमस्टोन के ऊपर गिर रहा है तो उसके साथ रिएक्ट करके उसको खत्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो Yes. सॉइल के ऊपर डायरेक्टली गिर रहा है, लेकिन सॉइल में से एल्यूमिनियम निकाल के ना इनडायरेक्टली वो वाटर के अंदर जा रहा है, ठीक है, और फिर वहां पे फिशेस को किल कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें उन्होंने बताई हैं, एक
इनडायरेक्ट डैमेज और दूसरा डायरेक्ट डैमेज जो वो कॉज कर रहा है। क्लियर? मैम एल्यूमिनियम एसिड रेन के अंदर एडिड होता है? सॉरी, एल्यूमिनियम एसिड रेन के अंदर होता है एडिड? ये लाइन देखो, इट वॉशेज आउट एल्यूमिनियम आयंस फ्रॉम द सॉइल। एसिड रेन गिरती है जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर जो है वो बच्चे एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये एसिड ओके मैम। रेन इनके साथ रिएक्ट करके ना एल्यूमिनियम आयंस को अपने साथ लेके पानी तक चली जाती है। क्लियर? यस मैम। ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सारा? नोटेड इट? मैं आपकी सिग्नल्स का इशू है शायद। सॉरी, आपके सिग्नल। चलिए नवाला, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ओके चलें, सल्फर डाइऑक्साइड वाले टॉपिक को रीड आउट करें। Sulfur dioxide and oxides of nitrogen are also produced by smoking of cigarettes. Smokers breathe in a lot of sulfur dioxide. Over a long period of time, they have an increased risk of suffering from cold, bronchitis, and asthma. सिंपल क्या है कि दैट बच्चे जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, SO2, ठीक है, डाइऑक्साइड है तो इसमें 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO2, NO3, ये क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। यस मैम। एक डाइऑक्साइड है, एक ट्राइऑक्साइड है। अच्छा, अब क्या है कि ट्राई क्या होगा जिसमें 3 ऑक्सीजन होंगे, और डाइऑक्साइड वो होगा जिसमें 2 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ देखो कि सिगरेट की स्मोकिंग से जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, यस मैम। अब क्या है कि दैट जब स्मोकर्स बार बार ये सिगरेट पीते हैं तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड होना शुरू हो जाती है, यानी वो जो नजला जुकाम बुखार वगैरह स्टार्ट हो जाता है, वो एस्थमा के भी पेशेंट्स बन सकते हैं। एंड देन ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि आपकी जो लंग्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। यस मैम। आपने ये में बार बार देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में भी आता है कि दैट जो स्मोकर्स होते हैं उनकी जो ये हैं लंग्स होती हैं वो बहुत ब्लैक हुई हुई होती हैं, यस मैम। है ना। वो इसी वजह से होती है यस। बिकॉज उनका जो ये है वो इनहेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की, ठीक है। अच्छा, ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ ये आ सकता है कि दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के जो है ना वो हार्म्स जो के कॉज हो सकते हैं वो आप लिखो, ठीक है। अब देखो, स्मोकर्स की वजह से स्मोकर्स के साथ जो बैठे हुए लोग होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं यस कि वो सल्फर डाइऑक्साइड को इनहेल करते चले जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी ये सारी बीमारियां लग सकती हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि मैं जल्दी जल्दी आपको ना एसिड्स और बेसिस की कुछ इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, उसके बाद हमें जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसिड्स और बेसिस का जो कि उनको डिफरेंशिएट करता है, वो है उनका टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं वो हमेशा खट्टे होते हैं, जबकि जो बेसिस होती हैं वो हमेशा बिटर होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप जब लीमू जो कि सिट्रिक एसिड है बेसिकली, ठीक है, या कोई भी सिट्रस फ्रूट ले लो, उसके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है और वो खट्टा होता है, ठीक है। विनेगर इज एन एसिड, वो खट्टा है, लेकिन जो आपकी बेसिस होंगी वो क्या होंगी, बिटर होंगी, थोड़ा सा कड़वा सा उनका जो है वो टेस्ट आएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं एसिड के अंदर, तो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बेसिस का ना ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसको ऐसे लिंक कर लो कि बेसिस बी से स्टार्ट होता है, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है बी के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर? ठीक है, दिस इज अ ट्रिक, आप यहाँ से याद कर सकते हो। अच्छा, अब जब हम एसिड की तरफ, जी जी, मैं एक लेक्चर ले रही थी, उसमें उन्होंने बताया था कि
अगर लिटमस पेपर रेड से ब्लू में चेंज हो रहा था तो वो एक बेस की प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली तो आपको यही नेक्स्ट लाइन में यही बता रहे हैं ना कि दैट इट इज इफेक्ट ऑन द रेड लिटमस पेपर। क्या होता है कि रेड लिटमस पेपर के ऊपर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो बेस है वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके ठीक मैम। है, तो आपने इस वाले ब्लू से नहीं याद रखना कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है, आपने बेस को याद रखना है ब्लू लिटमस पेपर के साथ, कि बेस यस मैम। का ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? यस मैम। एक का याद हो जाएगा ना, दूसरे को आप उससे लिंक कर लोगे, दूसरा उससे ऑपोजिट होगा। क्लियर? यस मैम। अच्छा, एसिड्स और बेसिस दोनों ही क्या है कि दैट वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, एसिड और बेसिस या तो उनको डिसॉल्व किया जाए वाटर के अंदर, यानी उनका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, ठीक है, तब भी उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, या आप एसिड और बेसिस को क्या ले लो, मोल्टन फॉर्म में ले लो, यानी इनको बिल्कुल जो है वो इतना ज्यादा हीट करो कि ये बिल्कुल पिघल जाएं, तब भी क्या होगा कि दैट एसिड्स और बेसिस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। लेकिन जनरली क्या किया जाता है, एसिड्स और बेसिस के एक्वस सॉल्यूशंस ही लिए जाते हैं, यानी वाटर के अंदर इनको डिसॉल्व करके लिया जाता है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फिर हम इफेक्ट ऑन स्किन के ऊपर देखते थे, यानी कि अगर एसिड या बेस आपकी स्किन के ऊपर गिर जाएगा, देन दोनों ही क्या है, करोसिव हैं, आपकी स्किन को ये डैमेज करेंगे, स्किन को जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे। क्लियर? यस मैम। ओके, मैं दोबारा से मीटिंग लिंक जनरेट करती हूँ और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, अब हम लोग मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, इसको आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, अभी आप लोग इस क्लास में 10th क्लास में बिल्कुल जो आप लोगों का बेसिक लेवल है ना इस थ्योरी का, अब वो स्टडी करेंगे। ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जो कि दिया गया था 1887 में, दिया गया था बाय स्वीडिश केमिस्ट आर्हेनियस से। ठीक है, उसने ये फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी जो है वो प्रोड्यूस की थी, और मतलब लाइक दी थी, जो कि एसिड्स और बेसिस के बारे में बताती है। उसने कहा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाते हो, तो क्या होता है कि दैट वो हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जबकि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, या वाटर की प्रेजेंस में वो क्या करता है कि वो जो है हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस कर लेता है, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था, इन दो आयंस की प्रेजेंस पे था। ठीक है, कि एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस है कि वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और जो बेस है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो टूट के ना क्या बना देगा, आपके पास हाइड्रोक्सिल आयंस बना देगा। अच्छा, एक चीज ये कि आपने इस रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, रिएक्शन में इस से कंफ्यूज नहीं होना कि दैट अब आप कह रहे हो कि मैं रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो ये जो वाटर है ये रिएक्ट क्यों नहीं करा। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो रिएक्शन है ये डिसोल्यूशन रिएक्शन है या सॉल्युबिलिटी रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि दैट अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन आयंस को और क्लोराइड आयंस को वाटर ने क्या कर दिया, चारों तरफ से सराउंड कर लिया। ठीक है, मतलब ये कि ये जो एसिड है वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो जाता है इनटू द वाटर। ठीक है, सिंपली क्या है, आप चीनी डालते हो वाटर के अंदर तो वो चीनी के क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, और चीनी का एक मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर लेते हैं, दैट इज बेसिकली डिसोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो एक्वस, जब भी आप किसी कंपाउंड के साथ सॉरी जब भी आप किसी केमिकल के साथ लिखा हुआ देखो, इट मीन्स दैट उसको डिसॉल्व कर लिया गया है इन द वाटर। जैसे आप नमक डिसॉल्व करते हो, चीनी डिसॉल्व करते हो, इसी तरह देखो एसिड की बात कर लेते हैं। आप सिट्रिक एसिड जो आप लीमू है, जब वो आप पानी के अंदर निचोड़ते हो तो वो क्या है, वो आपको कोई रिएक्शन नहीं दे देते उसी वक्त, मतलब लाइक ये कि कोई गैस नहीं प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती, कोई बर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता। सिंपली क्या होता है इधर जब वो सिट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर उनको चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कि विच सब्सटेंसेस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एसिड एंड बेसिस, अब आप क्लासिफाई करो। देखो ये आपके पास क्या है, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, HCl क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
NaOH। अच्छा ये देखो, दिस इज एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहले ही नेम से इंडिकेट है, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करे। दिस इज अ बेस, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na, सोडियम OH लगा होगा तो हाइड्रोक्साइड साथ में आ जाएगा, ठीक है। और ये चूंकि हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, OH माइनस आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इस वजह से इसको जो है हाइड्रोक्साइड आयन, ये मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, HY हाइड्रोक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं ये यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बेस है। अच्छा अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स HNO3 की तरफ। ये HNO3 आपके पास क्या है, इट इज अ नाइट्रिक एसिड, मतलब अब मैं नाम आपको बता रही हूँ, आपको खुद पता लग गया कि नाइट्रिक एसिड है ये, लेकिन अगर आपने आर्हेनियस थ्योरी के मुताबिक इसको जो है वो आइडेंटिफाई करना है तो क्या होगा कि दैट आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो और ये स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड देन नाइट्रेट आयंस, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस की प्रोडक्शन है, ठीक है, इट वेरीफाइज कि ये जो था क्या था, एसिड था, ओके। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स H2SO4, ठीक है। अगेन इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, अभी मैं नाम नहीं बता रही, नाम मैं आपको एट द एंड बताऊंगी। अब देखिए इसके रिएक्शन में आपके पास क्या आ जाता है, H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, एंड सल्फेट आयंस। तो देखिए हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये क्या है, इट इज एन एसिड, और इस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। नाम क्यों मैं आपको बता रही हूँ, नाम इससे आपको बता रही हूँ बिकॉज देयर माइट बी टाइम्स कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव फ्रॉम द आर्हेनियस थ्योरी दैट सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड आर एसिड्स, तो आपको नाम याद होंगे तो आपको पता होगा ना कि भाई कौन से केमिकल का कौन सा नाम था, ठीक है। तो आपने हर डायमेंशन से पेपर के लिए तैयारी करनी है। अच्छा अब हम आ जाते हैं KOH की तरफ, ठीक है। तो जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है इट प्रोड्यूसेस K पॉजिटिव आयंस। अच्छा अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर भी तो पॉजिटिव आयन है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव आयन है, सॉरी पॉजिटिव साइन है, तो क्या होगा कि इट शुड बी एन एसिड। नो, इट इज नॉट अ हाइड्रोजन आयन, ये पोटेशियम आयन है, ठीक है, K पॉजिटिव आयन है, तो ये जो है वो एसिड में क्लासिफाई अभी नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। आगे फर्दर मूव करते हैं रिएक्शन की तरफ। तो देखिए OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रोडक्शन की वजह से ये क्या है, KOH इज अ बेस। व्हाट इज इट, इट इज अ बेस। राइटिंग थोड़ी खराब हो गई है, आई होप इट वोंट बॉदर यू गाइस। अच्छा दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका नाम भी मैं आपको लिख के दे देती हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा पोटेशियम को कुछ लोग पोटेशियम भी बोलते हैं, ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई पोटेशियम या पोटेशियम कुछ और है, इट्स द सेम। अच्छा सेकंड आ जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, दैट इज NH4OH। अगेन इसके रिएक्शन की तरफ देख लेते हैं, ये NH4 पॉजिटिव आयंस बना रहा है और OH नेगेटिव आयंस बना रहा है, तो OH नेगेटिव आयंस की वजह से अगेन व्हाट इज इट, इट बिकम्स अ बेस, ठीक है। एंड ये जो NH4 पॉजिटिव आयंस है ये अमोनियम आयंस है, ठीक है, एंड दिस इज NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेट मी राइट इट फॉर यू, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एंड ये वाले जो आयंस हैं ये अमोनियम आयंस ही हैं, ठीक है, ये वाला अमोनियम ही लिख के आप जो है वो आयंस लिख लेंगे आगे। अच्छा अब हम आ जाते हैं कुछ एसिड्स जो कि आर्हेनियस थ्योरी के मुताबिक प्रूव हुए थे, कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस, और उनके हम कुछ कॉमन यूजेस देख लेते हैं, उनके कुछ नेम्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है HCl, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये मेटल्स की क्लीनिंग के लिए, ब्रिक्स के लिए,
ठीक है, एंड रिमूविंग स्केल्स फ्रॉम द बॉयलर्स उसके लिए यूज हो जाता है। आप कभी कभी देखते हो कि जैसे आप सपोज अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिकल कैटल है, आप उसमें चाय बनाते रहते हो और उसको नॉर्मल पानी से या साबुन से आप वॉश कर देते हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि दैट उसके अंदर ना कुछ वाइट वाइट कलर के पैचेस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। वो क्या है, वो बेसिकली कुछ केमिकल्स हैं जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द इनर सरफेस ऑफ दैट कैटल, उन्हें स्केल्स कहा जाता है। ठीक है, तो उन बॉयलर से ये स्केल रिमूव करने के लिए ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। देन आपके पास आ जाता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। ये फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में और इसके साथ साथ एक्सप्लोजिव्स में, धमाके वाली चीज़ों में इनको यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ द केमिकल्स। ठीक है, H2SO4, इसे बहुत सारे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, इस वजह से इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। फिर ड्रग्स हैं, डाइज, पेंट्स, एक्सप्लोजिव्स, उनकी जो प्रोडक्शन है उनमें ये यूज़ किया जाता है। देन वी हैव द फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये भी फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ एसिडुलेंट फॉर फूड। ठीक है, फूड के अंदर थोड़े से एसिड को ऐड करने के लिए ना फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया जाता है। देन लेट अस मूव टुवर्ड्स सम बेसिस, कॉमन बेसिस की यहाँ पर बात हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप्स में, ड्रेन क्लीनर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। देन वी हैव द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, ये लिक्विड सोप, शेविंग क्रीम्स, इसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। देन वी हैव द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, जो आपकी मोटर वगैरह होती है, मतलब आपने एक वाइट कलर की देखी होगी ना, जिसके अंदर कुछ रख के आप पीसते हो विद इन द लैब। ठीक है, तो वो मोटर होती है। प्लास्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब आपको चोट वगैरह लगती है तो जो प्लास्टर चढ़ते हैं वो सीमेंट की प्रोडक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज़ किया जाता है। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तरफ आ जाते हैं। एंटासिड के लिए यूज़ किया जाता है, लेक्सेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंटासिड बेसिकली वो क्या है, जब आपको बदहजमी वगैरह हो जाती है तो आपको एंटासिड दिया जाता है, एक सिरप सा दिया जाता है जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। ठीक है, जो कि आपके जो एसिड प्रोड्यूस हो जाता है विद इन या स्टमक एक्सेसिव अमाउंट में, उसको क्या कर देता है, बेस, ये चूँकि बेस है ना तो उस एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अंडरगो करती है और वो जो एक बर्निंग इफेक्ट डेवलप हो जाता है विद इन द चेस्ट, उसको सेट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद हम लीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस की तरफ आ जाएंगे। तो होप सो यहाँ तक आपको आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा। सिंपली क्या है कि आर्हीनियस के केस में आपने सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को देखना है। ठीक है, उस कंपाउंड को देखना है। अगर वो कंपाउंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है, तो वो जो कंपाउंड हमें दिया गया है वो एसिड है। लेकिन अगर वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है देन इट इज अ बेस। होप सो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। एंड अगेन आप क्वेश्चंस पूछने के लिए कभी भी कमेंट सेक्शन की तरफ रुजू कर सकते हैं। एंड दूसरा ये कि दैट आप हमसे ऑनलाइन ट्यूशंस भी केमिस्ट्री के लिए ले सकते हैं फ्रॉम 9-10 टू फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग बाकी ट्यूशंस भी ऑफर करें। हम लोग ऑफर करें फिज़िक्स के ट्यूशन, फिर इसके साथ साथ इवन दो इस्लामियात, उर्दू वगैरह, इनके ट्यूशंस भी ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो आपके बायोलॉजी, मतलब जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको और जो नॉन साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनको भी जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है। तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में रुजू कर सकते हैं। देन वहाँ से आपको जो है वो फर्दर सीरियस स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड कर दिया जाएगा टुवर्ड्स फर्दर प्रोसेस, और इंशाल्लाह आपका जो ट्यूशन है वो स्टार्ट कर लिया जाएगा। एंड ऑल ऑफ दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट वेरी रीजनेबल प्राइजेस। थैंक यू।